बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले सेशन में एंटीनेटल केयर की बात की थी, जो कि एक कंपोनेंट है, एक पिलर है सेफ मदरहुड का। और हमने देखा था कि कितने एंटीनेटल विजिट्स होने चाहिए, एंटीनेटल केयर है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसमें कितने विजिट्स होते हैं और कब कब होते हैं, मिनिमम कितने हैं, आइडियल कितने हैं, और इन विजिट्स के दौरान क्या करना होता है। सो हमने इंटरवेंशन और काउंसलिंग तक बात की थी। नेक्स्ट जो एंटीनेटल केयर का एक पार्ट है वो है रिस्क अप्रोच। रिस्क अप्रोच में आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं हाई रिस्क केसेस को। ऐसे केसेस जिनका हल फिर टर्शरी केयर में ही मुमकिन होता है। आप उनको जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर रेफ़र कर देते हैं टू टर्शरी केयर, और ताकि वही उसको फिर डील करें फर्दर और वहीं पे उनकी चाइल्ड बर्थ हो। इनको जल्द डिटेक्ट करना अहम होता है, क्योंकि अगर आप इसको ना आइडेंटिफाई कर सकें एज अर्ली एज पॉसिबल तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिनका फिर कोई हल हो सकता है मुमकिन ना हो प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे। तो वो हाई रिस्क केसेस कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले तो एल्डरली प्राइमी है, ऐसी ख़वातीन जिनकी पहली प्रेगनेंसी है और उनकी उम्र 30 साल या उससे ज़्यादा हो। फिर शॉर्ट स्टेचर्ड प्राइमी है, इनमें ऐसी ख़वातीन जिनकी पहली प्रेगनेंसी है लेकिन उनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है या इतनी है। कुछ मेल प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो भी हाई रिस्क केसेस होते हैं। इसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन या ट्रांसफर लाई हो या ऐसा कोई और प्रेजेंटेशन जो रूटीन ना हो। फिर एंटीपार्टम हेमरेज का कोई केस हो या थ्रेटन्ड अबॉर्शन का कोई केस हो तो वो भी एक हाई रिस्क केस होता है, उसको भी आप रेफ़र कर देते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पे। प्री क्लैम्पशिया और क्लैम्पशिया आप जानते हैं, उसमें भी पेशेंट को डील करना होता है फर्दर एट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। वो टर्शरी हेल्थ केयर हो सकता है या स्पेशलाइज्ड मैटरनिटी केयर या ऑब्स्टेट्रिक और गायनी के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। अनीमिया वाले केसेस को भी हाई रिस्क गिना जाता है। अगर ट्विन प्रेगनेंसीज हों, ट्विन्स हों या हाइड्रामनियोज हो तो उसको भी हाई रिस्क केस गिना जाता है। प्रीवियस स्टिल बर्थ की हिस्ट्री हो, इंट्रायूट्राइन डेथ की हिस्ट्री हो, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना पड़ा हो प्रीवियसली, तो वो भी हाई रिस्क केस होगा। एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैराज, ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बहुत से बच्चों को जन्म दिया है और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, वो भी हाई रिस्क केसेस में होती हैं। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ऊपर दिन हो जाए, अगर 14 दिन या इससे भी ज़्यादा, तो वो भी एक हाई रिस्क केस बन जाता है। अच्छा जी, पहले सिजेरियन सेक्शन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की हिस्ट्री हो तो वो भी एक हाई रिस्क केस है। ऐसे ही प्रेगनेंसी के साथ कोई डिजीज़ भी चल रही हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो, किडनी की कोई डिजीज़ हो, मलेरिया चल रहा हो, HIV STI इन्फेक्शंस हो, तो वो भी हाई रिस्क केस होगा और हाई रिस्क प्रेगनेंसी होएगी। फिर अगर कोई खातून इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रही थी और अब उन्होंने कंसीव किया है, तो उनकी प्रेगनेंसी प्रेशस प्रेगनेंसी गिनी जाती है और उसको भी प्राइमरी लेवल पे फिर डील नहीं किया जाता। वो भी एक हाई रिस्क केस होता है और उसको भी फिर रेफ़र कर दिया जाता है टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ। 3 या इससे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस कंसेक्टिव अबॉर्शंस हो चुकी हों अगर पहले, तो वो भी एक हाई रिस्क केस होगा। तो ये सारे के सारे हाई रिस्क केसेस हैं, और या ये इनको कह सकते हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विद प्रेगनेंसी। और अगर ये मौजूद हों तो फिर आप रिस्क अप्रोच अपनाते हुए ऐसे केसेस को एंटीनेटल केयर के दौरान जल्द से जल्द डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको फिर रेफ़र कर देते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब। This is a risk approach. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे या देंगे एंटीनेटल केयर के दौरान, जब प्रेग्नेंट खातून विज़िट करती है एंटीनेटल केयर के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी को, तो उसको क्या एडवाइस दी जानी चाहिए? इसमें सबसे पहले तो उसकी डाइट के बारे में उसको जो एडवाइस दी जानी चाहिए वो है 60,000 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है किसी भी खातून की,
उससे ज़्यादा फालतू एक्स्ट्रा 60,000 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसीज। इसका मतलब है कि 350 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा हर रोज़ चाहिए होती हैं। सो ऑब्वियसली डाइट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और 550 किलो कैलोरीज ड्यूरिंग लैक्टेशन चाहिए होती हैं, बट ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड ऑब्वियसली यू विल बी एडवाइजिंग द पेशेंट या द सब्जेक्ट अबाउट द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो दैट इज 60,000 किलो कैलोरीज ओवर एंड अबव द नॉर्मल मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। दूसरी जो आप एडवाइस देना चाहेंगे खातून को जो एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास आई हैं, वो है पर्सनल हाइजीन के बारे में। आप बताना चाहेंगे उनको पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में, डेंटल हाइजीन के बारे में, स्लीप और रेस्ट के बारे में। आप उनको बताना चाहेंगे कि उनको अपनी नींद जो है वो पूरी करनी है, और ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी हो सकती है, और रेस्ट करना पड़ सकता है। उनको बाउल के बारे में बताना पड़ेगा कि उनको कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होने देनी है, और बाउल मूवमेंट के लिए उनको क्या करना चाहिए, किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। ये सारी पर्सनल हाइजीन के बारे में और पर्सनल केयर के बारे में जो एडवाइस है वो आप उनको देंगे। तीसरा है, आप उनको बताएंगे कि कौन सी ड्रग्स जो वो या तो पहले ले रही थी वो अब उनको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो चंद ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप नहीं ले सकते हैं। तो आपको उनको एडवाइस करना होगा कि अगर वो कोई ऐसी ड्रग पहले ले रही थी, उनको अब उसको रोक देना होगा, या फिर उसका ऑल्टरनेटिव आप उसको बताएंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ ऑल्टरनेटिव है। देन कुछ ऐसी ड्रग्स जो आम तौर पे ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, या आम तौर पे हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं चंद मसाइल के लिए, लोग सेल्फ मेडिकेट भी करते हैं, आप उनके बारे में बताएंगे कि अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली जा सकती तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि आपने वो ड्रग्स नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल एनसेड्स हैं, हमें मालूम है कि एनसेड्स और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का लिंक है, तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि आपने एनसेड्स नहीं लेनी है। ऐसे ही स्टीरॉयड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, थैलिडोमाइड और बहुत सी दूसरी ड्रग्स। ये आपका फार्माकोलॉजी का नॉलेज है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको कैटेगरी एक्स कहते हैं, कुछ जो होती हैं वो दूसरी कैटेगरी में होती हैं। तो वो मालूम होना चाहिए कि कौन सी ड्रग्स जो हैं वो ले सकती हैं और नहीं ले सकती हैं, आप उनको एडवाइस करेंगे। फिर आप उनको बताएंगे कि रेडिएशन को अवॉइड करना है, कोई एक्सरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं हो सकते हैं अनलेस जो है माँ की जान को ख़तरा हो। आप कोई भी एक्सरेज जो हैं वो नहीं करते हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। वार्निंग साइंस के बारे में आप उनको एडुकेट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं उन्होंने किन चीज़ों पर नज़र रखनी है, कौन से वार्निंग साइंस हैं जो अगर उनको पता चलें तो उन्होंने फौरी तौर पे हेल्थ केयर फैसिलिटी में रब्ता करना है। वो हो सकते हैं जी स्वेलिंग ऑफ फीट। स्वेलिंग ऑफ फीट कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ एक्लैम्पशिया। अगर वो स्वेलिंग ऑफ फीट हो, थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन उनको बताना है कि किस किस्म की और कितनी हो, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से या अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी जहाँ से वो एडवाइस ले रही हैं वहाँ पर रब्ता करना है। अगर फिट्स आएँ तब, अगर हेडेक हो तो ये एक साइन हो सकता है हाइपरटेंशन का, अगर ब्लरिंग ऑफ विजन हो ये भी एक साइन हो सकता है हाइपरटेंशन का या अनीमिया का, या अगर ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो पर वजाइना, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी से या अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। इन वार्निंग साइंस को जहन में रखना है उन्होंने। उसके बाद हम उनको चाइल्ड केयर के बारे में एडवाइस देते हैं कि उन्होंने अपने जो बच्चे हैं पहले से उनको न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन, उनकी हाइजीन को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और फिर आप उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एडवाइस करते हैं। जनरल एडवाइस जो है उसके बाद आप कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या गाइड करते हैं खातून को जो आपके पास एंटीनेटल केयर के लिए आई हैं। इसमें एनीमिया के हवाले से आप बताएंगे या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कुछ, उनके बारे में बताएंगे। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी को डील करेंगे। टेटनस की प्रोटेक्शन देंगे। सिफिलिस, जर्मन मीजल्स, RH स्टेटस, HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन और प्रीनेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग के बारे में आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आइए इनको इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले एनीमिया के बारे में आप उनको जो प्रोटेक्शन, अगर कोई एनीमिक है आपके पास एंटीनेटल केयर के दौरान, तो आप उनको डेली
आयरन टैबलेट्स एडवाइस करेंगे और साथ में फॉलिक एसिड जो है वो देंगे। 30 मिलीग्राम से 60 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड जो है वो रिकमेंडेड होता है फॉर प्रेग्नेंट वेमेन, ताकि उनमें एनीमिया करेक्ट हो सके। और हमें मालूम है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की एसोसिएशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ, तो वो ना हो सके, तो आप उनको ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं एनीमिया की सूरत में। फिर फॉलिक एसिड जो है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए। आइडियली तो ये कंसेप्शन से भी पहले द वुमेन शुड बी ऑन फॉलिक एसिड, बट प्रेगनेंसी में जैसे ही आपके पास वो पहले विजिट के लिए आए तो यू विल एडवाइज फॉलिक एसिड टू दैट वुमेन। और अगर एनीमिक है तो आप उनको ऑब्वियसली आयरन भी देंगे, और आयरन टैबलेट्स की सूरत में। और अगर एनीमिया इतना सीवियर नहीं है तो आप उसको डाइट से भी करेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कब आप एनीमिया लेबल करेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी में। इसके बारे में ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर्स में जो एचपी है अगर 11 से कम हो, 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो वो अनीमिक लेवल होगी खातून। और सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो एच बी हीमोग्लोबिन, तो वो उसको आप एनीमिक लेवल करेंगे और इस सूरत में आप उसको आयरन एडवाइस करेंगे। तो दिस इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फॉर अनीमिया। नेक्स्ट एक चीज़ है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे इन योर गायनी एंड ऑब्स लेक्चर्स, या उसकी जो भी होगी आपकी वार्ड्स होंगे इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। हम इस वक्त देख रहे हैं कि ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या दे सकते हैं टू प्रिवेंट टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो आपको जांचना पड़ेगा, आपको मालूम करना पड़ेगा अर्ली कि क्या प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की तरफ तो नहीं जा रही है। इसके लिए आप यूरिन में एल्ब्यूमिन का टेस्ट करवाते हैं, या फिर अगर इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर रह रहा है यह है, तो आप को लगेगा कि ये टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 के बराबर या इससे ज़्यादा हो, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 90 या इससे ज़्यादा हो, तो आपने फौरी तौर पे खातून को रेफ़र करना होता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में या गायनी और ऑप्स के दूसरे हॉस्पिटल्स में। फिर अगर सिफिलिस आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये देते हैं कि आप जो है पेंसिलिन के इंजेक्शंस जो है 6 लाख यूनिट्स वाले वो 10 डेली दे देते हैं, क्योंकि सिफिलिस की वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकती है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं, या फिर चाइल्ड इज बॉर्न विद कंजेनिटल सिफिलिस। नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो ऑफ़र की जाती है एंटीनेटल केयर में वो है एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो मदर है या जो वुमेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पास आई है फॉर एंटीनेटल केयर, उसको एचआईवी हो सकती है अगर उसकी हिस्ट्री से लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसके हस्बैंड का मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं या कोई ट्रैवल अब्रॉड की हिस्ट्री है, आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो वुमेन है शी मे बी प्रोन टू एचआईवी इन्फेक्शन, और शी herself मे बी अ सेक्स वर्कर, तो उसमें भी आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन हो सकती है, या कोई हिस्ट्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या इंट्रावीनस ड्रग्स की, तब भी ये हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए अहम है ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर कि आप उसकी अर्ली स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि एचआईवी है या नहीं है। तो जहाँ आप सस्पेक्ट करेंगे वहाँ आप उसकी स्क्रीनिंग करवाएंगे, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन जो है वो वर्टिकल होती है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, इस वजह से। दूसरी चीज़ जिसमें आप स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं जर्मन मीजल्स हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जर्मन मीजल्स जो होती है ये एक ऐसी बीमारी है, अगर माँ को हो तो वो फीटल डेथ हो सकती है, फीट जो बच्चा है उसको कैटरेक्ट हो सकता है, डेफनेस हो सकती है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है।
तो इसमें आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई वैक्सीन नहीं दे सकते हैं माँ को, लेकिन आप जो है चाइल्ड बियरिंग एज की जो ख़वातीन हैं उनकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और आप जो है आप ये पता चलाने की कोशिश कर सकते हैं कि माँ को जर्मन मीज़ल्स तो नहीं है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। देन हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये एंडेमिक है हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों, तो इसके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये तमाम ख़वातीन जो एंटीनेटल केयर के लिए आती हैं उनका हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग की जाती है। ये उन लैब इन्वेस्टिगेशंस में है जो सबके लिए होती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी होती है फ्रॉम मदर्स टू बेबीज़। ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा है अगर सरफेस एंटीजन और ई एंटीजन दोनों पॉजिटिव हों माँ के अंदर। तो इसमें किया यह जाता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बच्चे को दी जाती है न्यूबॉर्न को। अगला है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो एंटीनेटल केयर के दौरान दी जाती है, उसमें टेटनस की प्रोटेक्शन ये बहुत अहम है। अगर कोई खातून आपके पास आई है एंटीनेटल केयर के लिए और उसको आपको मालूम है, उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उसको पहले भी टेटनस की वैक्सीन हो चुकी है, उसको आप सिर्फ एक बूस्टर डोज देते हैं उसके एंटीनेटल केयर विजिट पे, जो काफ़ी होती है फॉर द प्रोटेक्शन इन द नेक्स्ट 5 years इवन। जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज अगले 5 साल में होंगी उनके लिए भी वो एक ही बूस्टर डोज काफ़ी होएगी। अगर खातून जो हैं उसको पहले इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है टेटनस की, तो आप 2 डोजेस देते हैं टेटनस टॉक्साइड की। पहली 16 से 20 हफ्तों पे 16th to 20th वीक्स के दौरान, 20th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान पहली डोज टेटनस टॉक्साइड की, और दूसरी देंगे 20th से 24th वीक्स के दौरान टेटनस टॉक्साइड की डोज। ये कब है? जब खातून को पहले इम्यूनाइजेशन नहीं हुई है। अच्छा, मिनिमम इंटरवल दोनों डोजेस के दौरान कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एक खातून जो है उसको टेटनस से प्रोटेक्शन मिल जाए, तो उसको जो टेटनस है उसकी डिलीवरी से कम 2 हफ्ते पहले लगा होना। अगर डिलीवरी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले उसको टेटनस की डोज मिली है तो वो उसको प्रोटेक्शन नहीं देगी ड्यूरिंग द डिलीवरी अगेंस्ट टेटनस। तो एटलीस्ट जो लास्ट डोज टेटनस की है वो 2 वीक्स प्रायर टू डिलीवरी उसको लगी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि टेटनस जो है वो किस शेड्यूल में कैसे दी जाती है। ये तो आपको मालूम है कि टेटनस की प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से टेटनस होने के चांसेस होते हैं टू द न्यूबॉर्न। तो हम बात कर चुके हैं कि टेटनस की वैक्सीनेशन दी जाएगी खातून को ड्यूरिंग हर एंटीनेटल विजिट्स, और हम बात कर चुके हैं कि किन डोजेज़ में दी जाएगी अगर खातून पहले से इम्यूनाइज्ड है और अगर खातून पहले से इम्यूनाइज्ड नहीं है, तो दोनों सूरतों में क्या किया जाएगा। ये गाइडलाइंस हैं, अगर आप जानना चाहें कि आप कब लेबल करेंगे कि उसको पहले से जो वैक्सीन जो है वो मिली है और कब मिली है। जो हमने बात की थी, अगर द लेडी इज़ प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड, वो जो प्रीवियस इम्यूनाइजेशन है वो कब हुई हो और किस किस्म की हुई हो, डीटीपी थी या टेट्रस टॉक्साइड पहले उसको मिला था, तो आपने फिर फर्दर एंटीनेटल केयर के दौरान क्या करना है। अगर आप उसके स्पेसिफिक्स में जाना चाहें तो दिस इज़ दी वे टू गो, दीज आर द गाइडलाइंस। अगर उसको फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड में 4 डोजेस लगी हैं डीटीपी की, तो आप उसको सिर्फ एक डोज टेटनस टॉक्साइड की देंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जिसका ख्याल रखना होता है या जो देनी होती, प्रोवाइड करनी होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, इज़ अबाउट आर एच स्टेटस। एक आर एच नेगेटिव मदर जो है उसके अंदर आर एच एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं
अगर उसकी जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव है। अगर एक आर एच नेगेटिव मदर, आर एच पॉजिटिव फीटस है, तो उस माँ जो है वो प्रोड्यूस करेगी आर एच एंटीबॉडीज़ इन हर ब्लड। अच्छा, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। क्रॉस करने के बाद ये जो फीटल जो फीटल हिमोलिसिस कर सकती है, जो फीटल ब्लड है उसके अंदर जाके दे विल इंटरेक्ट विद द blood cells of the fetus and they will produce fetal hemolysis। तो फर्स्ट चाइल्ड जो होता है वो आम तौर पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पहला बच्चा है और वो आर एच पॉजिटिव है, माँ आर एच नेगेटिव है, उससे ये होता है कि सिर्फ एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं इन द मदर। यूजुअली द फर्स्ट चाइल्ड इज़ नॉट अफेक्टेड एंड ओनली द मदर इज़ सेंसिटाइज्ड। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज जो होंगी विद आर एच पॉजिटिव फीटस, उसमें फिर फीटल हेमोलिसिस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा, आर एच नेगेटिव, इसका हल कैसे हम करते हैं? आर एच नेगेटिव वाइफ और आर एच पॉजिटिव हस्बैंड जो होता है, ऑब्वियसली एक आर एच नेगेटिव मदर में एक आर एच पॉजिटिव फीटस होने के चांसेस तभी हैं जब उसका हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में जब ऐसे हों, हस्बैंड और वाइफ के, हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है और वाइफ जो आर एच नेगेटिव है, तो मदर्स ब्लड इज एग्जामिन्ड एट 28th, 34th एंड 36th वीक्स। एग्जामिन किस चीज़ के लिए करते हैं? हम उसमें आर एच एंटीबॉडीज़ देखते हैं, क्या मदर के अंदर आर एच एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। कब कब? 28 वीक्स पे, 34th वीक्स पे, 36 वीक्स पे। अच्छा जी, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करते हैं? आर एच एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स 28th वीक ऑफ जेस्टेशन पे हम उसको दे देते हैं। अगर बेबी आर एच, अगर आपको मालूम नहीं हो सका और आप ऐसा नहीं कर सके हैं, तो ऐसे भी करते हैं। तो दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बेबी अगर आर एच पॉजिटिव है, देन आर एच एंटी डी इज़ गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी या अबॉर्शन, जो भी आउटकम प्रेगनेंसी का हो। तो आपने क्या करना है? पहले तो आपने अगर आर एच नेगेटिव मदर है विद आर एच पॉजिटिव फीटस, उसको एट 28th वीक ऑफ जेस्टेशन एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देनी है, और उसको डिलीवरी के बाद भी विद इन 72 आवर्स आपने उसको आर एच एंटी डी देना है। अगला कंपोनेंट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का, जो कि दी जाती है ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। वो है प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। आप क्या करते हैं? आप स्क्रीन करते हैं फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, डाउन्स सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकते हैं इन द फीटस, आप उसको पैदाइश से पहले ही उसके उसको स्क्रीन करते हैं, इफ़ दीज वेदर और नॉट दीज पैथोलॉजीज आर प्रेजेंट और नॉट। जो 35 साल से ज़्यादा की ख़वातीन हो या जिनकी पहले हिस्ट्री हो एक अफेक्टेड चाइल्ड की, वो ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, तो उनको आप ऑब्वियसली एडवाइस करेंगे फॉर प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। हम बात कर चुके हैं कि एंटीनेटल केयर होती क्या है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने विज़िट्स होते हैं, हर विज़िट पे क्या किया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो तमाम विज़िट्स में कॉमन हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ पहले विज़िट पे की जाती हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, एट्सेट्रा। फिर हमने देखा कि जी कौन सी जनरल एडवाइस है, कौन सी इंटरवेंशंस हैं, और क्या काउंसलिंग है जो एंटीनेटल केयर के दौरान दी जा सकती है, अपने प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या क्या दी जा सकती है मदर्स को, या दी जानी चाहिए मदर्स को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। और फिर हमने ये भी देखा कि हाई रिस्क अप्रोच क्या है, आप हाई रिस्क केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनका क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप उनको रेफ़र करेंगे टू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसका एंटीनेटल केयर का, वो है जी मेंटल प्रेपरेशन। आप क्या करते हैं? आप जो भी एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास खातून आती हैं, यू गिव है सफिशेंट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि वो एक फ्री एंड फ्रैंक बातचीत कर सकें आपके साथ ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। उनके जो भी फियर्स हैं या अप्रीहेंशंस हैं या एंजाइटी है, इस हवाले से उनको आप दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं। तो ये मेंटल प्रिपरेशन है खातून की, और ये एक अहम जुज़्व है, अहम पार्ट है एंटीनेटल केयर का।
एंटीनेटल केयर के दौरान ही आप फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस देते हैं और मोटिवेट करते हैं खातून को। जो प्रेग्नेंट खातून है वो साइकोलॉजिकली मोर रिसेप्टिव होती है फैमिली प्लानिंग एडवाइस के को लेने के लिए, और ये एक बेहतरीन वक्त होता है कि आप उसको काउंसिल कर सकें और एडवाइस कर सकें ऑन द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, और आप उनको एजुकेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। कोर्स हम फैमिली प्लानिंग को, जो कि एक अहम पिलर है सेफ मदरहुड का, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि एंटीनेटल केयर का एक अहम पार्ट फैमिली प्लानिंग भी है। और इसके बाद लास्टली जो भी बच्चे साथ होते हैं, जो उसके पहले बच्चे हैं खातून के, जो 5 साल से कम उम्र के हैं, अगर वो साथ होते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हाइजीन, उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग वगैरह वगैरह के बारे में भी आप एडवाइस देते हैं खातून को कि वो प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से ऐसे तरीके से अपने बच्चों, छोटे बच्चों का जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनका ख्याल रख सकती हैं। वो एक पीडियाट्रिक कंपोनेंट भी है एंटीनेटल केयर का। तो यहाँ पे एंटीनेटल केयर आज हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके 3 सेशंस हुए हैं। इसके बाद हम अगले सेशन में जो डिलीवरी है, जो नेटल केयर है, इंट्रानेटल केयर भी उसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।